हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है भूमि राजस्व व्यवस्था। क्वेश्चन या टॉपिक मान लीजिए इसको, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से संबंधित सारे वीडियो के जो है लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप बाद में देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं भूमि राजस्व व्यवस्था के, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के। पहला है जमींदारी प्रथा। आपको पता होगा कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो है 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, जमींदारी व्यवस्था था, तो उसमें से एक था जमींदारी प्रथा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या क्या हुआ था वो सारे देखते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी राशि पर भूमि राजस्व तय करने के लिए अस्थायी निपटान प्रणाली की शुरुआत की। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया भूमि जमींदारी प्रथा? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में। बाद में इसे उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों और वाराणसी के जिलों तक विस्तारित किया गया। सबसे पहले बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है इसको पेश किया गया जमींदारी प्रथा को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और उसके बाद जो है उड़ीसा हो गया, मद्रास के उत्तरी जिले हो गए और वाराणसी के क्षेत्र में तक जो है ये विस्तार कर दिया गया। इस प्रणाली में जो है जमींदारों को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में? जमींदारों को जो है वो भूमि के स्वामी, मतलब भूमि का जो है जमीन का कर्ता धर्ता सब जमींदार ही होगा, उसके स्वामी के रूप में इसको मान्यता दिया गया। इसके जो प्रावधान बहुत सारे थे, निम्न प्रावधान थे। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। पहला था जमींदारों और राजस्व संग्राहों को जमींदारों में बदल दिया गया। जमींदारों और राजस्व संग्राहकों को जो है किस में बदल दिया? जमींदारों में बदल दिया। उन्होंने रैयतों से भू राजस्व वसूलने में सरकार की एजेंटों के रूप में कार्य करने लगा। किसके रूप में कार्य करने लगा? ये एजेंट के रूप में कार्य करने लगा। जितना भी भू राजस्व कर था वो असूल के जो है वो अपने सरकार को देता था। कौन से? जमींदार और राजस्व संग्रह जो जमींदार बन गया था। भूमि के स्वामित्व का अधिकार जो वह वंशानुगत और हस्तांतरीय बनाया गया। क्या बनाया गया? भूमि के स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय बनाया गया। अधिकारियों का प्रयास अधिकतम राशि को सुरक्षित करना था, इसलिए राजस्व का किराया बहुत अधिक तय किया गया था। अधिकारियों का क्या प्रयास था कि वो अधिक से अधिक राशि जो है वो सुरक्षित कर सके, इसलिए जो है राजस्व का किराया जो है बहुत ही अधिक तय कर दिया गया था। जमींदारों को अपने द्वारा व्युत्पन्न किए गए किराए का 10/11 भाग देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? 10/11 भाग देना पड़ता था। किसको? जमींदारों को। और अपने पास जो है वो 1/11 भाग बचाना था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो भी खेती करता था किसान वगैरह, वो जमींदारों को कितना देता था? 10/11 भाग देता था और अपने पास रखता था 1/11 भाग। यदि खेती के विस्तार और कृषि में सुधार के परिणाम स्वरूप जमींदारों की संपत्ति का किराया बढ़ता है तो वह वृद्धि की पूरी राशि रखेगा। क्या रखेगा? वो वृद्धि की पूरी राशि रख लेगा। ऐसा जो है प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी ओर यदि फसल खराब भी होती थी तब भी उसे नियत तिथि पर अपने राजस्व का भारी भुगतान करना पड़ता था, अन्यथा उसकी भूमि बेची जा सकती थी। यदि दूसरी तरफ यह था, यदि फसल खराब भी हो जाता था तो उसे नियत तिथि पर जो अपने राजस्व का जो भारी भुगतान करना ही पड़ता था, कोई और ऑप्शन नहीं था, अन्यथा जो उसका भूमि बेच दिया जाता था किसान का। इतना ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद देखते हैं जमींदारी प्रथा का क्या प्रभाव पड़ा। जमींदारी प्रथा का क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच जो है जमींदारों के वर्ग को एक समर्थक के रूप में बनाया गया, जिनका ब्रिटिश शासन के समय अस्तित्व था और यह समर्थन करने हेतु अपने स्वयं के बुनियादी हित से मजबूर था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब स्वतंत्रता आंदोलन के बीच जो है जमींदारों को वर्ग एक समर्थक के रूप में बनाया गया, तब तो ब्रिटिश शासन के लिए ये अस्तित्व था, यह समर्थन करते हेतु अनेक जो है स्वयं बुनियादी हित के लिए मजबूर हो गया था ये करने के लिए। वो भू राजस्व के रूप में ब्रिटिश प्रशासन के लिए वित्तीय सुरक्षा आय का मुख्य स्रोत था। भू राजस्व के रूप में जब ब्रिटिश प्रशासन का जितना भी आय आता था, मैक्सिमम आय जो है वो भूमि से ही आता था, भू राजस्व कर से ही आता था, इसलिए वित्तीय सुरक्षा आय का जो ये मुख्य स्रोत था। इस नवनिर्मित प्रणाली ने स्थिर आय की सुरक्षा के रूप में कहा गया, एक एकदम सुनिश्चित आय के रूप में, एक स्थिर आय के रूप में कि इतना जो आय होगा ही होगा भू राजस्व से। तो ये जो है एक नवनिर्मित प्रणाली के आधार पर जो है स्थिर आय की सुरक्षा के रूप में काम करने लग गया ये जमींदारी प्रथा, कर वसूलने वाला। नेक्स्ट है, सरकार ने
उन लोगों को जमीन देना शुरू किया जिन्होंने ब्रिटिश शासन की वफादारी की सेवा की। सरकार धीरे धीरे जमींदार मतलब किसानों से जमीन लेके जो है किसको जमीन देना शुरू कर दिया, जो ब्रिटिश सरकार का वफादार था, जो ब्रिटिश सरकार का बात सुनता था, जो ब्रिटिश सरकार का सेवा करता था, उसको जो है जमीन देने लग गया ब्रिटिश सरकार। हालांकि वर्षों में आय की गिरावट आई, बिचौलियों की संख्या बढ़ती रही। बाद में जो है कुछ वर्षों के बाद जो है आय का गिरावट वो थोड़ा बहुत गिरा, लेकिन उसके कारण जो है बिचौलियों की संख्या जो है फिर बढ़ते रह गया। बीच में बहुत सारे जो हैं आ गए और वो खुद पैसा रख लेते थे और ना ही किसान को फायदा पहुंचता था, ना ब्रिटिश शासन तक दे पाता था, बीच में ही गायब हो जाता था। प्रणाली ने अधिक कृषि विद्रोहों को जन्म दिया। इस प्रणाली के द्वारा जो है बहुत सारे कृषि विद्रोह को जो है जन्म दिया, बहुत सारे कृषि विद्रोह हुए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रणाली के अवगुण क्या थे, इसका दोष क्या था? जमींदारों की इच्छा पर खेतिहर केवल किराएदारों के दर्जे तक सीमित था, ये जो है अवगुण था। किसान मिट्टी और प्रथागत अधिकारियों के अधिकार से वंचित था, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट अवगुण हैं, इसके दोष हैं इस प्रणाली के। भू राजस्व की इस उच्च और असंभव मांग के परिणाम स्वरूप भूमि की बिक्री हुई। 1794 से 1807 के बीच जो है जमींदारी की लगभग आधी जमीनें बेच दी गई। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट अवगुण है, ये सारे दोष हैं इस प्रथा के। बहुत सारे जमीन इसके तहत जो है बेच दिया गया, भू राजस्व में इसमें बहुत ही इफेक्ट आया। खेती और कृषि उत्पादकता की स्थितियों में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जैसे खेती करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूमि उपजाऊ बनाया जा सके, कृषि उत्पादकता मतलब कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे जो है उत्पादकता किया गया। इसमें कोई मतलब कि इसकी स्थिति में सुधार करने के लिए जो है कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अस्थायी निपटान प्रणाली ने कृषि में कठिनाई को शामिल किया। क्या शामिल किया गया अस्थायी निपटान प्रणाली में? कृषि में जो है बहुत ही कठिनाई को शामिल करना पड़ा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये था अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी। जमींदारी प्रथा के बाद देखते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। इस प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है रीड और थॉमस मुनरो की सिफारिश पर पेश किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा जो किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है रीड और थॉमस मुनरो की सिफारिश पर इसको पेश किया गया था। इसे उन मामलों की स्थिति की निरंतरता माना जाता था जो अतीत में मौजूद थे। इसे 19वीं सदी की शुरुआत से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया। इसके प्रावधान जो हैं कौन से प्रावधान है वो देखते हैं। इसको कहाँ पे पेश किया गया? मद्रास, याद रखना आपको, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुछ हिस्सों में जो है इसको पेश किया गया। कौन सा? रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट है कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। कृषक को उसकी भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी जानी थी, इसलिए भू राजस्व का भुगतान सीधे उसके द्वारा किया जाना था। इसमें जो है कृषक को क्या कर दिया गया? कृषक को ही जो है भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दे दिया गया और इसलिए जो है भू राजस्व जो है वो सीधे भुगतान उसके द्वारा किया जाना था। यह एक अस्थायी प्रणाली नहीं थी। इसे राजस्व की मांग बढ़ने पर 20 से 30 वर्षों के बाद समय समय पर संशोधित किया गया था। यह कोई अस्थायी प्रणाली नहीं था। जैसे ही राजस्व का मांग बढ़ रहा था उसी हिसाब से जो है 20-30 वर्षों के बाद जो है समय समय पर इसको संशोधित किया जाता था। कृषक इस शर्त पर जमीन की बिक्री कर सकते थे, गिरवी रख सकते थे और पट्टे पर ले सकते थे कि वह नियमित रूप से करों का भुगतान करते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रावधान थे इस नियम के। अब देखते हैं इसमें क्या दोष थे। रैयतवाड़ी बस्ती में किसान स्वामित्व की व्यवस्था नहीं थी। ये जो है इंपॉर्टेंट दोष है, इंपॉर्टेंट जो है इसका ड्रॉबैक है कि रैयतवाड़ी बस्ती में जो है किसान स्वामित्व की व्यवस्था नहीं थी। रैयतों की भूमि अधिकारों को उपेक्षित कर दिया गया क्योंकि भूमि राजस्व बहुत उच्च दर तय किया गया था, जिससे उनके हाथों पर मात्र न्यूनतम राशि शेष रहती थी। उदाहरण, रैयतों द्वारा मद्रास सरकार को भूमि राजस्व के रूप में घास उत्पादन का 45 से 55% भुगतान किया जाना था। ये जो है बहुत ही न्यूनतम राशि प्रोवाइड किया जाता था रैयतों को। भूमि अधिकारियों जो है इसके बहुत ही शोषण करता था। भू राजस्व जो है बहुत ही उच्च दर तय किया गया था, इसलिए जो है किसानों को जो है बहुत ही कम राशि बचता था देने के बाद, टैक्स देने के बाद। अंतर्देशीय राजस्व की वृद्धि सरकार की इच्छा पर निर्भर थी। जो भी अंतर्देशीय राजस्व की वृद्धि करना वह सरकार के इच्छा पर निर्भर थी। यहाँ तक कि अत्यधिक सूखे और बाढ़ की स्थिति में भी रैयतों को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से राजस्व का भुगतान करना पड़ा। मतलब कि जैसे सुखाड़ आ गया, बाढ़ का स्थिति आ गया तो उसके कोई भी मतलब नहीं है इसको सरकार को, फिर भी जो है रैयतों को, किसान को जो है ये भुगतान करना ही करना था, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो राजस्व का भुगतान करना ही पड़ता था इसको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। नकदी के रूप में राजस्व की मांग की गई। किसानों ने खाद्य फसलों के बजाय जो है नकदी फसलों की खेती शुरुआत की जो उन्हें तत्काल नकदी दे सके। ये सारे जो है स्टार्ट किए गए। नकदी के रूप में राजस्व की मांग बढ़ी तो किसानों ने क्या किया? खाद्य फसलों के बजाय जो है नकदी फसलों की खेती शुरू कर दिया गया।
अमेरिकी गृह युद्ध के समय कपास का निर्यात कम हो गया, लेकिन सरकार ने राजस्व की कटौती करने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ऋण में चूक हुई और साहूकारों को भूमि दे दी गई। जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था उस टाइम जो कपास का निर्यात जो वो बहुत कम हो गया, लेकिन सरकार इससे माना नहीं, वो राजस्व का कटौती करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमको उतना जितना राजस्व देता था, जितना कर देता था उतना देना ही पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ऋण में पे नहीं कर पाया, तो उसके और जो जमीन रैयतों का जो किसानों का भूमि जो है लेके वो साहूकारों को दे दिया गया। इस प्रणाली में एक बड़ा जमींदार बड़ी संख्या में जमींदारी को बदले जाने की स्थिति को दर्शाता है। इसलिए यदि रैयतों को जमीन बेच दी जाएगी तो वह सरकारी किराएदार टेनेट बनकर रह जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सरकारी किराएदार बन जाएंगे यदि जो है किसान जो अपना यदि जमीन बेच दिएगा तो। नौकरी के नुकसान के कारण जमींदारी और किराएदारी का व्यापक प्रसार हुआ। कुछ जिलों में लगभग 2/3 भूमि पट्टे पर दी गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्त थे, ये इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थे ये प्रथा के रैयतवाड़ी के। अब देखते हैं महलवाड़ी प्रणाली। ये 3 प्रणाली में से तीसरा प्रणाली ये है महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था और मुख्य रूप से गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में जो है केंद्रीकृत किया गया था। ये जमींदारी प्रणाली का एक संशोधित रूप था। क्या था? जमींदारी प्रणाली का एक संशोधित रूप था। उसको संशोधन करके इसको बनाया गया था महलवाड़ी को। यह उक्त प्रांतों में गांवों पर संयुक्त भूमि अधिकारों की पारंपरिक प्रणाली के अनुरूप था। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से इसके प्रावधान थे? भू राजस्व के आंकलन के लिए गांव को एक इकाई के रूप में लिया गया। गांव को जो है एक पूरे इकाई के रूप में लिया गया, मतलब कि पूरा गांव बहुत सारे आदमी मिलकर एक गांव बना, गांव को जो है पूरा एक इकाई के रूप में उसको भू राजस्व के आंकलन के लिए लिया गया। गांव में पूरे समुदाय पर कराधान लगाया जाता था चूंकि इसके अधिकार आम थे। जमींदार या परिवार के मुखिया ने उस गांव या जमीन का स्वामी होने का दावा किया जिसके साथ समझौता हुआ था। भू राजस्व का आवधिक संशोधन किया गया। संग्रह लक्ष्य को जो है कृषकों में विभाजित किया जाना था, इसलिए राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर कोई जिम्मेदार था। पूरा गांव मिलके जो है वो कर चुकाता था, राजस्व एकत्रित करके उसको दिया जाता है, इसलिए पूरे गांव को जो है हर कोई जिम्मेदार था राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। किसान को संबंधित संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने का अधिकार दिया गया था। किसान को जो है उसे जो भी संबंधित उसका संपत्ति था उसको बेचने या गिरवी रखने का अधिकार इसमें दिया गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके क्या दोष थे? सकल उपज का 50 से 75% तक जो है भू राजस्व था, ये देना पड़ता था। 50 से लेकर 75% तक जो भी उपजाऊ होता था। खेती के विखंडन के कारण उत्पादकता में जो है बहुत बड़ी गिरावट आई। नकदी के रूप में राजस्व की मांग की गई। किसानों ने खाद्य फसलों के बजाय नकदी फसलों की खेती शुरू की जो उन्हें तत्काल जो नकदी दे सके। खाद्य फसल के जगह क्या किया? नकदी फसल का जो है खेती शुरुआत किया गया ताकि जल्दी से जल्दी उसको बेच के राजस्व जो है वो कर जो है वो पे किया जा सके, चुकाया जा सके। कर्ज चुकाने में विफलता के परिणाम स्वरूप साहूकारों को भूमि की बिक्री करने पड़ी। यदि कर्ज चुकाने में किसी भी तरह का विफलता हुआ, किसी भी तरह का देरी हुआ, तो वो जो साहूकारों को जमीन बिक्री करना पड़ता था। यहाँ व्यापक भूमि उपपट्टा और भूमिहीनता थी। बहुत ही ज़्यादा भूमिहीनता धीरे धीरे इसमें बढ़ते चले गया इस प्रणाली के कारण। अब देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या थे। अंग्रेजों के भूमि के निजी स्वामित्व का नया रूप पेश किया ताकि खेती करने वालों को नवाचार से लाभ प्राप्त न हो। सरकार ने राजस्व की सुरक्षा के एकमात्र उद्देश्य के लिए भूमि को बिक्री योग्य, गिरवी रखने योग्य और अलग थलग कर दिया गया था। ये जो है सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने जमीन को वस्तु बना दिया। इसमें भूमि की मौजूदा पारंपरिक व्यवस्था को जो मौलिक रूप से बदल दिया। इसने गांव की स्थिरता और निरंतरता को हिला के रख दिया। गांव की अर्थव्यवस्था का पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो है इस तरह से ध्वस्त हो गया। ये सारे प्रणाली के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा कृषि को नुकसान हुआ। ये सारे प्रणाली लाने के बाद रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी हो गया, ये सारे अस्थायी बंदोबस्त जो भी है, ये सारे बंदोबस्त आने के बाद कृषि प्रणाली में बहुत ही गिरावट आया, बहुत ही बुरी तरीक़ा से अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा। तो ये थे 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उसके क्या उद्देश्य थे, उसके क्या ड्रॉबैक थे, दोष क्या थे, तीनों प्रणाली के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस किए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं इतने सारे फैक्ट जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही एग्जाम आपके लिए हेल्पफुल साबित करेगा। और कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।